एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे सीटेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और 100% पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिस लाइक सीडीपी से आपका क्वेश्चन है। आज का हमारा भाग 1 है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताया जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल भी बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और शुरू से अंत तक देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। चलिए पहला क्वेश्चन से हम निर्णय करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का मतलब टॉपिक है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखिएगा, धैर्य और दृढ़ता पहले तो मतलब शिक्षक को होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, धैर्य और दृढ़ता। तो देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृष्टि होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनना था इसमें, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिएगा, इसका बेहतर तरीका यही है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा इसका थाउट क्या हो सकता है। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें एक ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ये तो पहला थॉट हमारा है। देखिएगा, एक क्लास सीटेट 1 to 5 26 जून 2011 से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है, कब करता है। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा सी, मूर्ति सक्रियता अवस्था। मूर्ति सक्रियता अवस्था में क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्या होता है, मूर्ति सक्रियता अवस्था में बच्चा किसी वस्तु पर व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला संरक्षण, दूसरा संख्याबोध, तीसरा क्रमानुसार, चौथा वर्गीकरण और पांचवा पारिस्थितिक संबंध की क्षमता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, 4 नंबर, मन का मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है। तो मन का मानचित्र हमारा ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन की चिंता है। तो देखिएगा, मन की चिंता किस प्रकार से, तो मन का मानव चरित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। अगर मन का मानचित्र बनाना है तो पहले तो जब हम काम करने जाते हैं उससे पहले की एक रूपरेखा मनुष्य को अपने शरीर के मानव के मन में बना लेना चाहिए। तो यही क्वेश्चन का आंसर था हमारा। 5वां क्वेश्चन हमारा है, विशेष रूप से
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका हमारा ऑप्शन नंबर डी लगता है। क्षमता के अनुरूप विभिन्न भिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का करना। तो ऑप्शन का मतलब थॉट हमारा हो सकता है, देखेंगे थॉट को, थॉट में क्या कहा जा रहा है। तो यही हमारा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझा जा सके। प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर ध्यान देंगे। 6 नंबर कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक का पोषण करता है? तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आंसर देखिएगा, तो आंसर ऑप्शन हमारा ए सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना है। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पों के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तुरंत हम बात किए थे कि ये 7 या 11 वर्ष के बाद होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। औपचारिक सक्रियता अवस्था 12 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष एवं 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था को बोलते हैं। औपचारिक सक्रियता अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक सक्रियता की अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की स्थित अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य प्रश्नों बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखना समृद्धि हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थियों का एक दूसरे के अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए तभी बन सकता है जब शिक्षक चाहेंगे। तो इसका थॉट हो सकता है हमारा क्या, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। ये भी सीटेट 2001 से 5 26 जून 2011 में पूछे गए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सही बात है। अन्य अधिगम की सीखने की प्रक्रिया होती है, सही है। लेकिन कौन सा मानता नहीं चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। शैक्षिक संस्था की एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो देखिएगा शैक्षिक संस्था की ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी भी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है
तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थानों की एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर हमारा, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या कहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यार्थी के साथ कक्षा में समानता रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो देखेंगे, क्योंकि पाँचवीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेषता व्यवहार न करके, बल्कि उनके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, तो उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर करता है क्या? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। लेकिन देखिएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में कैसे हो सकते हैं? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो ये हमारा हो सकता है बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट थॉट देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को सब तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह प्रेरित करता है, और अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों और विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नहीं है, क्योंकि वह बच्चा जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो वैसे बच्चे को हम बुद्धिमान बच्चा नहीं कह सकते हैं। ऐसे में हो सकता है वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता चाहता हो, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर सके, वही हो सकता है। लेकिन वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं आ सकते हैं, जिससे उसे आगे के प्रश्न में समस्याएं उत्पन्न होगी। रटना और बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है क्या? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और श्रेय डैश को कहा जाता है? तो श्रेय कहा जाता है पियाजे को कहा जाता है। पियाजे ही मतलब इसके है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। 16 नंबर कहता है क्या? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि
क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो स्कूल में बात करती है, घर पे बात नहीं करती है। क्योंकि कृतिका अक्सर घर में बात कम बात करती है और विद्यालय में ज़्यादा अधिक बातें करती है। उसका कारण है कि यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो, अपेक्षाकृत विद्यालय में इसके लिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 नंबर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो सकता है सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके और शिक्षण अधिगम और प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावित बनाने का प्रकार विज्ञान है। जिसमें इसमें शिक्षक अपने इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उस अनुरूप उसे सुधार करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कहता है, क्या सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षण अभिप्रेरण पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ ही उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरण शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। देखिएगा इसका थॉट क्या है। तो शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो देखा जाए तो निचली कक्षा में निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति के रूप में मूल जो शिक्षण पद्धति में मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चे शिक्षण का मतलब माने क्या करते हैं, शिक्षण की पद्धति में बच्चों को सिखाने, याद रखने और जानकारी प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्या कहता है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने का सादृश्य नियम से। सीखने का सादृश्य नियम है कौन? एक बच्चा जब अतीत की समस्या पर हो तो समान हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर। 21 नंबर तो वही था, एक बच्चा अतीत होता है तो मतलब मन वही है। तो सीखने का सदृश नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ कैसी भी प्रक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के भाव की भी। नेक्स्ट 22 नंबर आता है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए, दूसरे के साथ झगड़ा करना। ए नहीं है, लेकिन व्यक्तियों में नवीनता है, जिज्ञासा है, सृजनात्मक विचार है। देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक अपने समझदारों के साथ
दो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका प्रयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कहता है, विशेष अवस्था वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विशेष अवस्था आवश्यक वाले बालकों को विशेष शिक्षण उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वी देखिएगा, विशेष अवस्थाओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी अन्य समान बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य और विशेष रूप से एक ही स्थान पर शिक्षा दी जा सकती है। 24 नंबर कहता है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे की उसी में देखिएगा, डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होते हैं, यहाँ देखा है तो ऑप्शन नंबर बी पठन और विकार से है। तो ऑप्शन नंबर बी है पठन और विकास से। तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन और विकास से है। तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या होती है। 26 नंबर, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अग्रनोमुखी, मतलब आगे रहना चाहिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में ये कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट में आता है कि हमारा 28 नंबर का आता है क्या कि 6 हो गया है। 6 देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो देखा है तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए, उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट 27 नंबर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता देखिएगा, वही तोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो विकास कभी ना बदलने वाली विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी गेस्टॉल सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के वैज्ञानिक गोल्डस्टोन। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय व्यवस्था समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। जानते हैं किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था में बच्चे किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, और बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है।
कौन कौन है? देखा है तो इसमें आता है कि हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताएं की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताएं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। संवेदीगामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रिय काल 0 से 7 वर्ष, और 7 वर्ष से सक्रिय 10 नहीं, मूर्ति सक्रियता काल 7 से 12, पूर्व प्रसक्रिय काल 2 से 7, संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, और औपचारिक सक्रिय काल 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रिय काल 0 से 7 वर्ष, मूर्ति सक्रिय काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक सक्रिय काल 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट वन, भाग 1 में वो थे, भाग 2 में हमारे हैं गणित। गणित जानते हैं, बिना गणित बनाए हुए तो आप बना नहीं सकते हैं, तो गणित को तो बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय। चलिए आज आप लोग को वहीं ले चलने हैं जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। सीटेट, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज। चलिए आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।